केमिस्ट्री में आज हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तीसरा क्लास है पीरियोडिक टेबल, बेहद ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। ओके, देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल सबसे पहला निर्माण डोबरेनर किए थे। डोबरेनर, पीरियोडिक टेबल का पहला निर्माण डोबरेनर के द्वारा किया गया था। इनके पीरियोडिक टेबल को त्रिक सिद्धांत के नाम से जाना गया, ट्रिपलेट थ्योरी। दूसरे व्यक्ति थे ड्यूमा, जो कुछ तत्वों के बीच विशेष प्रकार के रिलेशन को स्थापित करके पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए थे। तीसरे व्यक्ति न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ऑक्टेट थ्योरी दिए, है ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, ऑक्टेट थ्योरी दे करके पीरियोडिक टेबल का निर्माण किए। चौथे और सबसे प्रसिद्ध रहे मेंडलीफ, है ना। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का निर्माण परमाणु भार के आधार पर 1869 में किए थे, 1869 में। चूंकि इनके पीरियोडिक टेबल को ही मान्यता मिला था, इसलिए इनको कहा गया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहा गया? मेंडलीफ को कहा गया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने परमाणु भार के आधार पर पीरियोडिक टेबल का निर्माण 1869 में किया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, इसका निर्माण मोजले किए थे 1913 ईस्वी में। मोजले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वह एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया गया। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के आधार पर मोजले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। जो आज हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका निर्माण मोजले किए थे। ओके, तो मोजले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 18 वर्ग है। ये वर्ग देख रहे हैं इस तरह का, ये है 18 वर्ग, ठीक है। और 7 आवर्त है, 7 आवर्त है, इस तरह का जो दिया हुआ है ये 7 आवर्त है। और ऐसे ये जो दिया हुआ ये 18 वर्ग है, ठीक है। 18 वर्ग और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पहला देख रहे क्या विशेषता है। तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, पहले ये पहला पढ़ने के पहले हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु को रखा गया। हम यहाँ पर एक ये पर देखिए, ये वर्ग है, ठीक है। तो ये बाईं ओर जो है ये है, इधर मेटल है, इधर मेटल है, और इधर जो है ये नॉन मेटल है ना। सॉरी, ये इधर ये नॉन मेटल है, इधर ये वाला भाग जो है ये नॉन मेटल है, और इधर वाला भाग जो है ये मेटल है। बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु को रखा गया है, ठीक है। ये पहला विशेषता कि आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु को रखा गया है और दाईं ओर अधातु को रखा गया, ठीक है। दूसरी विशेषता, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, है ना। किसी आवर्त में बाएं से अगर हम दाएं जाएंगे, यानी कि इधर से इधर जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है, तो तत्व का धात्विक गुण मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा और धात्विक गुण बढ़ेगा। ओके, ये दूसरा हो गया। तीसरा कि धातु के वर्ग में, ये धातु का वर्ग है, ये वर्ग है धातु का, ठीक है। धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, धातु का वर्ग है, ये भी धातु का वर्ग है, ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो धातु होगा उसमें सबसे अच्छा धात्विक गुण होगा, जबकि अधातु के वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो अधात्विक गुण घटेगा, है ना। ऊपर से नीचे आएंगे नॉन मेटल वाले वर्ग में तो अधात्विक गुण घटेगा, यानी कि जो सबसे ऊपर नॉन मेटल होगा वह सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा, है ना। 18 वर्ग है, 18 वर्ग में 18वां वर्ग जो है वह है इनर्ट गैस, जिसको कि निष्क्रिय गैस कहा जाता है। 17वां वर्ग जो है यह सबसे अच्छा अधातु है। तो अधातु के वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधात्विक गुण घटेगा,
और जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ऊपर में अधातु होगा उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, नीचे में जो होगा उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। 3 हुआ। चौथा विशेषता, अधातु के वर्ग में बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि धात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता का गुण भी घटेगा, जबकि विद्युत ऋणात्मकता का गुण बढ़ता है ना। विद्युत धनात्मकता का गुण घटेगा और विद्युत ऋणात्मकता का गुण घटना बढ़ेगा, है ना, बाएं से दाएं जाने पर। ओके। उसके बाद पांचवा जो विशेषता है कि आवर्त सारणी में जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ेगा, है ना, वैलेंसी बढ़ेगा तो उसका जो है परमाणु का आकार घटता है, वैलेंसी बढ़ता है। मान लिया जाए कि एक मिनट, हाँ, मान लिया जाए कि ये प्रथम वर्ग का है, ये दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, तो प्रथम वर्ग में जो एलिमेंट को रखा गया सबका वैलेंसी 1 होगा, है ना। दूसरे वर्ग में जो एलिमेंट को रखा गया उसका वैलेंसी 2 होगा। तो जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार घटेगा, यानी कि जिस वर्ग का वैलेंसी सबसे कम होगा उसका परमाणु का आकार सबसे बड़ा होगा, सबसे अधिक होगा। जिस वर्ग का वैलेंसी सबसे अधिक होगा उसके परमाणु का आकार सबसे छोटा होगा। जैसे कि 17वां वर्ग जो हैलोजन वर्ग है उसका वैलेंसी 7 होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी है, तो वैलेंसी ज़्यादा है तो परमाणु का आकार हैलोजन वर्ग के एलिमेंट में परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसका वैलेंसी ज़्यादा है। प्रथम वर्ग में आपको हाइड्रोजन है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये सब का वैलेंसी 1 है, इसलिए ये प्रथम वर्ग में शामिल है। तो प्रथम वर्ग में चूंकि प्रथम वर्ग का वैलेंसी सबसे कम है, 1 है, इसलिए प्रथम वर्ग के परमाणु का आकार सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ेगा परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। ओके। तो मतलब धातु के वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आएंगे। मान लीजिए प्रथम वर्ग का धातु है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये सब है, ठीक है। तो धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। अभी चर्चा किए कि धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे नीचे होगा, है ना, उसका जो है धात्विक क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, धातु की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, है ना। तो सबसे नीचे में जो है वह पोटेशियम के बाद रुबिडियम है, उसके बाद सीजियम है और उसके बाद फ्रेंशियम, यानी कि सबसे नीचे फ्रेंशियम है ना, सबसे नीचे फ्रेंशियम है। ओके। लेकिन यहाँ पर क्या, प्रथम वर्ग का जो है वह नियम कहता है कि फ्रेंशियम में धातु की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ एक अपवाद है कि फ्रेंशियम जो है ये रेडियो एक्टिव है। प्रथम वर्ग का एकमात्र एलिमेंट फ्रेंशियम है जो रेडियो एक्टिव है, इस कारण इसमें क्रियाशीलता कम पाई जाती है और सीजियम में क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। होना चाहिए फ्रेंशियम में, लेकिन फ्रेंशियम में रेडियो एक्टिविटी का गुण है, इसलिए फ्रेंशियम की अपेक्षा सीजियम में धात्विक क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। यानी कि प्रथम वर्ग का कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि क्रियाशीलता सबसे अधिक है, तो ये सीजियम होगा। ओके। तो यहाँ तक हम लोग ये नियम देख लिए, ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, एक बार जरूर से जरूर इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब आइए उपधातु कौन है ना, उपधातु। तो उपधातु उसको कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल में 7 ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है। मेटल का भी गुण है और नॉन मेटल का भी गुण है। ऐसे एलिमेंट को मेटेलॉइड
उपधातु कहा जाता है, जिसमें धातु का भी गुण है और धातु का भी गुण है। इसकी संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन है? उंगली पर याद रखना है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, एंटीमनी, टेलेरियम। ये 7 उपधातु है। चूंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए ऐसे उपधातुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने में किया जाता है। इन उपधातुओं में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन मिलता है ना। सिलिकॉन पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है उपधातु में। सिलिकॉन का यूज जो है, सिलिकॉन का उपयोग जो है वह आपको कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल चिप्स बनाने में किया जाता है ना। कंप्यूटर चिप्स जो सॉफ्टवेयर उद्योग आज देखते हैं इतना विकसित हो चुका है, इसका मुख्य कारण है सिलिकॉन का विकास होना। यही कारण है कि सॉफ्टवेयर उद्योग को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर को कहा जाता है। और विश्व का सिलिकॉन वैली अमेरिका को कहा जाता है। तो ये सिलिकॉन वैली नाम इसलिए पड़ा कि सॉफ्टवेयर उद्योग में बहुतायत सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इसी से सॉफ्टवेयर उद्योग विकसित हुआ, इसलिए नाम पड़ गया सिलिकॉन वैली। तो उपधातु में 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, एंटीमनी और टेलेरियम, है ना। तो इसमें सिलिकॉन का यूज 2 जगह ध्यान में रखना है, कंप्यूटर मोबाइल चिप्स बनाने में और सोलर सेल में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जर्मेनियम का यूज जो है वह आपको रेडियो और ट्रांजिस्टर के डायोड बनाने में जर्मेनियम का यूज किया जाता है। रेडियो ट्रांजिस्टर के डायोड बनाने में जर्मेनियम का यूज किया जाता है। कितना उपधातु है? तो 7 है। अधातु के वर्ग में, अधातु के वर्ग के बाद, है ना, हम लोग चर्चा किए 18 वर्ग है ना। 18 वर्ग है। अंतिम जो वर्ग है वह 18वां वर्ग अंतिम वर्ग है। 18वां वर्ग को इनर्ट गैस, नोबल गैस, शून्य वर्ग इत्यादि नामों से जाना जाता है। इनर्ट गैस के खोजकर्ता रहे हैं लॉकियर एंड रैमजे, है ना। इनर्ट गैस के खोजकर्ता कौन है? लॉकियर एंड रैमजे। इसको शून्य वर्ग इसलिए कहा जाता है कि इस वर्ग के एलिमेंट का वैलेंसी शून्य होता है। इस वर्ग में जो भी एलिमेंट है उसकी कक्षा पूर्ण है, वैलेंसी नहीं होता है, इसलिए इसको शून्य वर्ग कहा जाता है। इसमें कितना एलिमेंट तो देख लीजिए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, XE से जेनन और RN से रेडॉन, यानी 2, 4, 6 एलिमेंट उंगली पर याद रखना है। इनर्ट गैस में 6 एलिमेंट है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन है। इसमें इनर्ट गैस में आर्गन, इनर्ट गैस में जो है वायु में सबसे ज़्यादा कौन सा इनर्ट गैस पाया जाता है? तो आर्गन वायु में सबसे ज़्यादा। इनर्ट गैसों में कौन सा गैस है जो वायु में सबसे ज़्यादा है? तो आर्गन है ना। आर्गन है सबसे ज़्यादा। और कौन सा इनर्ट गैस है जो वायु में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन है, जो कि वायु में नहीं पाया जाता है क्योंकि यह भारी होता है, इसलिए रेडॉन एकमात्र इनर्ट गैस है जो वायु में नहीं पाया जाता है। तो 6 इनर्ट गैस का नाम याद रखना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। तो ये इनर्ट गैस 18वां वर्ग है। इसकी खोजकर्ता ध्यान में रखना लॉकियर एंड रैमजे, है ना। इनर्ट गैस 18वां वर्ग जो है एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसमें शामिल सभी तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कोई ठोस कोई द्रव नहीं है, सभी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इस वर्ग का गलनांक सबसे कम होता है। इस वर्ग का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। निष्क्रिय गैसों का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ओके, अब आगे चर्चा करते हैं। अल्कली एलिमेंट, क्षारीय
धातु किसको कहा जाता है? तो प्रथम वर्ग का जो भी एलिमेंट है उसको क्षारीय धातु कहा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये क्षारीय धातु है। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन एक क्षारीय धातु है? तो प्रथम वर्ग को पकड़िए, प्रथम वर्ग का जो एलिमेंट है वह क्षारीय धातु होगा। इसमें सीजियम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहा जाता है? तो जो द्वितीय वर्ग का जो एलिमेंट होगा उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। द्वितीय वर्ग में कौन कौन है? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये द्वितीय वर्ग का मेटल है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वाइनेज एलिमेंट, वह एलिमेंट जिससे कि मुद्रा बनाया जाता है। तो 3 एलिमेंट का नाम याद रखना है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तांबा, चांदी, सीसा। हैलोजन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जो 17वां वर्ग है, 17th वर्ग है, उस वर्ग को हैलोजन एलिमेंट भी कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हैलोजन एलिमेंट वर्ग में 5 एलिमेंट है। इस वर्ग को हैलोजन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लवणता पाया जाता है। इस वर्ग में 5 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है। चलकोजन एलिमेंट, चलकोजन एलिमेंट किसको कहा जाता है? तो वैसा एलिमेंट जो पत्थरों में पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, पोलोनियम और टेरिलियम, है ना। ये चलकोजन एलिमेंट है जो पत्थरों में पाया जाता है। फेरस मेटल किसको कहा जाता है? जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकेल। फेरस मेटल इसको कहा जाता है। तो इस पीरियोडिक टेबल के तहत बहुत सारी जानकारियां हैं, सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे, एक बार जरूर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में कुल ज्ञात कितने तत्व हैं? तो हम 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में वर्तमान में है। प्रकृति में पाया जाता है 98 और 20 कृत्रिम तत्व है जो मानव निर्मित है, जो मानव निर्मित है। पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक विद्युत सुचालक तत्व कौन है? तो चांदी में विद्युत सुचालकता का गुण सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर तांबा, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम और चौथे स्थान पर टंगस्टन। सर्वाधिक विद्युत सुचालक तत्व कौन है? चांदी। ठीक है। कौन सा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा यानी मरकरी। कौन सा धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम। कमरे के टेम्परेचर पर, कमरा का टेम्परेचर अलग होता है और साधारण ताप अलग होता है। तो साधारण ताप पूछेगा तो मरकरी, और कमरे का ताप पूछेगा तो गैलियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। भय की धातु किसको कहा जाता है? प्लूटोनियम को, चूंकि इससे बम बनाया जाता है। जीवन रक्षक धातु किसको कहा जाता है? तो रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। रेडियम जीवन रक्षक धातु है। ओके, उसके बाद और देख लेते हैं भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। आशा धातु किसको कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। ठीक है। सफेद सोना किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ओके। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही। दूसरे स्थान पर हीलियम है। ठीक है। समुद्र में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर हाइड्रोजन। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। दूसरे स्थान पर कार्बन है। ठीक है। पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है और एल्युमिनियम तीसरे स्थान पर है। इसमें यह ध्यान में रखना है
पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है? तो एल्युमिनियम धातु तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पृथ्वी में जो भी तत्व पाया जाता है, किस तत्व का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? तो आयरन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, अच्छा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन पहले स्थान पर है, ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, कौन कौन सा एलिमेंट है जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है? यानी कि कौन सा एलिमेंट है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो 4 एलिमेंट याद रखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन और सल्फर मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना, फ्री स्टेट में। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन हल्का तत्व भी है, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। और यह एकमात्र पीरियोडिक टेबल का एकमात्र एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है? तो लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व। सबसे भारी तत्व पूछेगा, सबसे भारी तत्व है आपको यूरेनियम, और सबसे भारी धातु तत्व है ऑस्मियम। ओके, कौन सा धातु जो दर अवस्था में पाया जाता है? अभी चर्चा की है, पारा, है ना। कौन सा अधातु है जो दर अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ओके, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु सिल्वर। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट, है ना। विद्युत का कुचालक धातु तो सीसा, ठीक है। सबसे अधिक तन्य तत्व सोना। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व क्लोरीन, ठीक है। सर्वाधिक दुर्लभ तत्व एस्टेटिन, हैलोजन वर्ग में शामिल एस्टेटिन है जो पृथ्वी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको दुर्लभ तत्व कहा जाता है। सबसे कठोर तत्व हीरा। सबसे कठोर धातु तत्व प्लेटिनम। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कार्बन। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व भी कहा जाता है, जैविक तत्व भी कहा जाता है। जीवों में कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको जैविक तत्व कहा जाता है। वह तत्व जिसके बिना अम्ल नहीं बन सकता, अम्ल में निश्चित रूप से मौजूद रहने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। ओके, पीरियोडिक टेबल में रेडियो एक्टिव तत्वों की संख्या कितनी है? तो 25 है रेडियो एक्टिव तत्व की संख्या। इसमें सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है यूरेनियम, ठीक है। कुचालक धातु अभी चर्चा की, सीसा कुचालक धातु है ना। सबसे भारी तत्व यूरेनियम देख लिए। मानव निर्मित पहला तत्व है टेक्नेटियम। मानव निर्मित तत्वों की संख्या टोटल 20 है, इसमें टेक्नेटियम मानव निर्मित पहला तत्व है। और मानव निर्मित पहला यौगिक है यूरिया, जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। मानव निर्मित पहला यौगिक कौन है? यूरिया, जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो ये जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हीलियम का सबसे कम है, क्योंकि निष्क्रिय गैसों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे भी सबसे कम होता है। अगर धातु की बात करेंगे तो टंगस्टन का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में टंगस्टन एक एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। अगर अधातु की बात करेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, तो डायमंड का। हालांकि डायमंड तत्व नहीं है, कार्बन का रूप है, लेकिन इसका सबसे अधिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक चीज और छूट रहा है, वो हम बता देते हैं। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, स्ट्रैटेजिक मेटल किसको कहा जाता है? रणनीतिक धातु किसको कहा जाता है? तो ऐसा धातु जिससे कि रक्षा उपकरण बनाया जाता है उसको स्ट्रैटेजिक मेटल कहा जाता है। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जर्कोनियम। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल यानी कि रणनीतिक धातु कहा जाता है। 4 एलिमेंट याद रखेंगे, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्कोनियम। ओके, तो ये जो है आपका पीरियोडिक टेबल से संबंधित ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी था।